हेलो एवरीवन। इनकम टैक्स पेपर के टॉपिक इनकम फ्रॉम सैलरी के ई लेक्चर की सीरीज में आज मेरा 5th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हम ग्रेच्युटी के बारे में बात कर चुके हैं। ग्रेच्युटी क्या होती है, किन एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है और किन एम्प्लॉयज को अगर एग्जम्पशन मिलती है तो वो कितने मिलती है। और आज के इस लेक्चर में हम आगे बात करते हैं और आज हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। पेंशन किस किस टाइप की पेंशन मिलती है और कितनी टैक्सेबल होती है, और एग्जम्पशन मिलती है तो कौन कौन से एम्प्लॉयज को और कितनी एग्जम्पशन मिलती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पेंशन किसी भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद में उसके जीवन यापन के लिए एक अमाउंट मिलता रहता है एम्प्लॉयर से, तो वही अमाउंट पेंशन होता है। तो पेंशन रिसीव्ड कैन आइदर बी अनकम्यूटेड और कम्यूटेड पेंशन। जो पेंशन मिलती है वो अनकम्यूटेड भी हो सकती है और कम्यूटेड भी हो सकती है। तो अनकम्यूटेड क्या होती है और कम्यूटेड क्या होती है? अनकम्यूटेड पेंशन तो वो होती है जो एक रेगुलर बेसिस पे, तो वो एक फिक्स इंटरवल पे फिक्स अमाउंट मिलता रहता है। जैसे कि मंथली पेंशन मिलती है, किसी को मंथली पेंशन मिल रही है कि हर महीने उनको 8-8 हज़ार रुपये पेंशन के मिल रहे हैं। और कम्यूटेड पेंशन क्या होती है? कई बार एम्प्लॉय को लगता है कि मैं मंथली पेंशन रिसीव करने के बजाय इस पेंशन के अमाउंट को एक साथ ही रिसीव कर लूँ, या फिर पूरे अमाउंट में से कुछ हिस्सा मैं लंप सम पेमेंट ले लूँ, एक साथ पेमेंट ले लूँ, तो वो अमाउंट कम्यूटेड पेंशन कहलाता है। तो अनकम्यूटेड पेंशन रेफर्स टू पीरियोडिक पेमेंट्स रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा जो पीरियोडिक पेमेंट जो रिसीव किया जाता है उसको कहा जाता है अनकम्यूटेड पेंशन, इसको मासिक पेंशन भी कह सकते हैं। मंथली पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है। फ्रॉम हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज सैलरी इनकम ऑन ड्यू बेसिस and therefore will be reported under the head income from salary in the ITR। जो मंथली पेंशन जो मिलती है किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो एक सैलरी इनकम की तरह हर बार टैक्सेबल होगी और फुल्ली टैक्सेबल होगी। उसमें कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। उसको एक सैलरी की तरह ट्रीट किया जाएगा और सैलरी हेड में वो टैक्सेबल होगी और सैलरी की तरह ड्यू बेसिस पे ही टैक्सेबल होगी, और उसको ITR में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में दिखाया जाएगा। यहाँ बात हो रही है अनकम्यूटेड पेंशन की, जो एक रेगुलर इंटरवल पर एक एम्प्लॉय अपने फॉर्मर एम्प्लॉय से रिसीव करता है। तो वो एक इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में एक सैलरी के जैसे ही इनकम मानते हुए उसको ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड पेंशन रिसीव बाय द फैमिली मेंबर, कई बार क्या होता है एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो एम्प्लॉय की डेथ के बाद में जो पेंशन का जो अमाउंट है ना उसके फैमिली मेंबर्स को मिलता है, तो उस पेंशन को बोलते हैं फैमिली पेंशन। फैमिली मेंबर ऑफ द डिजीज एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर किसी को फैमिली पेंशन मिल रही है, मान लीजिए कोई ए नाम का एम्प्लॉय है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ए का जो भी स्पाउस होगी उसको उसकी जगह पेंशन मिलेगी, उसको फैमिली पेंशन के नाम से पेंशन मिलेगी। तो उसको जो फैमिली पेंशन मिल रही है वो उसकी सैलरी की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो इनकम उसकी अन्य साधनों से आय मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने इनकम के आपको 5 हेड्स बताए थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो अन्य साधनों की आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होगी। तो जो भी फैमिली में किसी भी डिसीज एम्प्लॉय, मृतक जो एम्प्लॉय है कार्मिक है, उसके किसी भी फैमिली मेंबर को अगर फैमिली पेंशन मिलती है तो वो फैमिली पेंशन सैलरी हेड में टैक्सेबल ना होकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अन्य साधनों से आय शीर्षक में टैक्सेबल होगी। मतलब टैक्सेबल तो होगी ही होगी, किसी भी केस में एग्जेम्पशन उनको नहीं मिलेगा। ये तो बात हो गई अनकम्यूटेड पेंशन की। अब कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं। कम्यूटेड पेंशन रेफर्स टू द लमसम पेमेंट इन लीव ऑफ मंथली पेंशन। अगर मंथली पेंशन की जगह अगर कोई कार्मिक कम लमसम पेमेंट रिसीव करता है तो उसको ही कहा जाता है कम्यूटेड पेंशन। यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या करता है, जो नियमित उसको मंथली पेंशन मिल रही है उसके स्थान पर संपूर्ण या आंशिक पेंशन एकमुश्त प्राप्त कर लेता है, लमसम को क्या बोलेंगे, एकमुश्त
प्राप्त कर लेता है, ऐसी एक मुश्त जो पेंशन प्राप्त करेगा उसको ही कम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। द प्रोविजन रिगार्डिंग एग्जम्पशन ऑफ दिस कम्यूटेड लीव कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आर एज फॉलोज। तो जो कम्यूटेड पेंशन एक मुश्त राशि प्राप्त कर लेगा तो उस केस में कुछ एम्प्लॉयज को एग्जम्पशन दी जाती है। वो एग्जम्पशन कितनी दी जाती है और किस एम्प्लॉय को की दी जाती है ये बात करेंगे हम आगे। इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10(10)A में। ये सेक्शन 10(10)A बताता है अगर कोई कम्यूटेड पेंशन रिसीव करता है, पेंशन का लमसम अमाउंट रिसीव करता है तो उसको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। तो सबसे पहले आता है कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम। तो कौन कौन हो गए? कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हो गए और उच्च और उच्चतम न्यायालय के जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको अगर कम्यूटेड पेंशन मिलती है, या फिर सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य कोई के एक्ट, कोई अधिनियम के तहत कोई कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश किया गया है, कोई निगम जो बनाया गया है, उसके जो एम्प्लॉय होते हैं, अगर उनको कोई कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट मिलता है तो वो कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। ये ध्यान रखना कि कौन कौन सा ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट अगर मिलता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। उसमें आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और सेंट्रल और स्टेट जो एक्ट है उसके अगर अंडर में कोई कॉरपोरेशन बनता है उसके एम्प्लॉय हो गए, और जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है उसके कोई अगर जजेस हैं उनको कोई कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट मिलता है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। और इसके अलावा क्या हो गए जो आपने बात करी है ऊपर, इनके अलावा कोई अदर एम्प्लॉय है उसको अगर कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट मिलता है तो उस केस में क्या होगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उस केस में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हो सकता है उन एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी का अमाउंट मिल रहा हो, या फिर हो सकता है उनको ग्रेचुटी का अमाउंट नहीं मिल रहा हो। अगर उन नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उन वो अगर ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं, उनको ग्रेचुटी का पेमेंट हो रहा है या ग्रेचुटी मिल रही है, तो उस केस में जो एग्जम्पशन का अमाउंट होगा वो कितना होगा? 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। यहाँ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन की बात करी गई है, ना कि जो कम्यूटेड वैल्यू वो रिसीव कर रहे हैं। तो जो टोटल जो पेंशन है उसकी जो कम्यूटेड वैल्यू है उस वैल्यू का 1/3 पार्ट जो होगा उसको एज एग्जम्पशन के तौर पे मिलेगा, उसको एग्जम्प्ट हो जाएगा वो, और बाकी का पार्ट जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर उन एम्प्लॉयज को वो ग्रेचुटी नहीं मिलती है, अगर इफ सच एम्प्लॉयज डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी, अगर उनको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, सिंपली उनको पेंशन मिल रही है और उस पेंशन में कम्यूटेड पेंशन रिसीव करते हैं, तो उस केस में कितना एग्जम्पशन मिलेगा उनको? 1/2 यानी हाफ ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन इज एग्जम्प्ट। जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो होगा उसका हाफ यानी 1/2 जो वैल्यू आएगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी और बाकी का अमाउंट उनका टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो बात हुई हमारी कम्यूटेड पेंशन की। और अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में मैंने बता दिया आपको ऊपर ही। अनकम्यूटेड पेंशन या मंथली पेंशन कोई भी कर्मचारी, किसी भी तरह का एम्प्लॉय हो, वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो अगर वो अनकम्यूटेड पेंशन या मंथली पेंशन रिसीव कर रहा है, किसी भी केस में रिसीव कर रहा है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा एज ए सैलरी, और इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आके प्रॉफिट के तौर पे टैक्सेबल होगा ही होगा पेंशन का अमाउंट। और कम्यूटेड पेंशन के केस में हमने देख ली दो सिचुएशन हो सकती है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो फुल्ली एग्जम्पशन मिल जाएगा, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं तो 1/3 अमाउंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू पेंशन और एग्जम्पशन मिल जाएगा। और अगर ग्रेचुटी का अमाउंट रिसीव नहीं कर रहे हैं तो हाफ ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू पेंशन एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। और इस चीज़ को हम आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये कम्यूटेड पेंशन का के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमें उनको तो हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इस इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि सतीश नाम का कोई एम्प्लॉय है, रिटायर फ्रॉम सर्विसेज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2018, 1 दिसंबर 2018 को अपने सर्विसेज से रिटायर हो रहा है। आफ्टर सर्विसिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 19 ईयर्स, 19 साल और 10 महीने की अपनी सर्विस पूरी करके फिर वो अपनी सर्विस से रिटायर हो रहा है।
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वाज एंटाइटल्ड टू, जब वो रिटायर हो रहा था तो उसको कौन कौन सी राशियां मिल रही थी, तो सैलरी कितनी मिल रही है उसको 8,000 पर मंथ, और डीएनएस अलाउंस डीए जो मिल रहा था उसको मिल रहा था 30% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी अपनी 8,000 पर मंथ है, उसका 30% उसको डीए मिल रहा था। डीए जो 30% मिल रहा है उसका 60% ऑफ विच ट्रीटेड एज सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे सैलरी के तौर पे ट्रीट किया जाए कितने 60% को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी आपके अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे काम में आएंगी। ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव 1,80,000 एज ग्रेचुटी, वो ग्रेचुटी के तौर पे 1,80,000 रिसीव कर रहा है, और साथ ही उसको कितने पेंशन का एंटाइटल हो रहा है, ही वाज एंटाइटल टू पेंशन ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ उसको पेंशन के लिए वो एंटाइटल हो रहा है। फ्रॉम 1st Feb 2019 he got 60% of his pension commuted, उसने 1 फरवरी 2019 को क्या किया, जो भी उसको पेंशन मिलने वाली थी वो कम्यूटेड पेंशन का 60% रिसीव कर लिया। उसने कह दिया कि मुझे तो कुछ काम है और मुझे जो भी मुझे पेंशन आप मंथली दे रहे हो, जो उसका कम्यूटेड जो वैल्यू है पेंशन की उसका 60% मुझे अभी लमसम पेमेंट कर दीजिए। एंड रिसीव कितना रिसीव किया है, 1,80,000 एज कम्यूटेड पेंशन के रूप में उसको 1,80,000 का पेमेंट मिल गया है। कम्यूट हिज ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। इसमें ग्रेचुटी का प्रोविजन भी इसने इंक्लूड कर लिए, साथ ही इसने पेंशन वाले प्रोविजन भी इंक्लूड कर लिए। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें मैंने ग्रेचुटी के बारे में बताया था कि कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, कितना टैक्सेबल होता है, किसके लिए एग्जम्प्ट है, किसके लिए टैक्सेबल है, सब चीजें। अब क्वेश्चन को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमें पहले ग्रेचुटी के प्रोविजन पता होने चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि पेंशन कम्प्यूटेड पेंशन में भी एक केस दे रखा था, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है उससे मैं पूरा 100% लग रहा है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में क्या होता है, 1/2 जो होता है वो एग्जम्प्ट हो जाता है अगर वो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है, और अगर ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो उसका 1/3 कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जम्प्ट हो जाएगा। और इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि वो ग्रेचुटी भी रिसीव कर रहा है, तो मतलब उसकी जो कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन होगा उसकी 1/3 अमाउंट उसको एग्जम्पशन मिलेगी और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसने जो बोला है कंप्यूट हिज ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से कितने उसको ग्रोस इनकम हो रही है वो कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बेसिक सैलरी, कि इसकी बेसिक सैलरी हमने देखा था कि 8,000 पर मंथ है, और हमने देखा कि वो रिटायर कब हो रहा है, ये भी हम देख लेते हैं। ये रिटायर हो रहा है 1 दिसंबर 2018 को, मतलब कि उसने अपन असेसमेंट ईयर 19-20 की बात कर रहे हैं, तो उसने 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक काम किया और 1 दिसंबर को रिटायर हो रहा है। उसने 8 महीने काम किया, उसको 8 महीने की सैलरी मिलेगी। तो हमारी सैलरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 8,000 पर मंथ के हिसाब से 8 मंथ की सैलरी देखते हैं तो ये हो जाएगी 64,000। और डियरनेस अलाउंस के लिए क्या क्या आ गया है, डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा, जो भी उसकी बेसिक सैलरी उसका 30%, तो 64,000 उसकी बेसिक सैलरी बनती है, तो उसका 30% देखेंगे तो कितना हो जाएगा 19,200। ये हमारी बेसिक सैलरी हो गई और साथ ही डीए हो गया। अब बात करते हैं ग्रेचुटी की, कि ग्रेचुटी उसको कितनी मिली और कितना एग्जम्प्ट होगा। तो ग्रेचुटी जो अमाउंट उसको मिला है वो बताया गया है कि हमें 1,80,000 उसने ग्रेचुटी का अमाउंट रिसीव किया है। अब आपने देखा होगा कि अगर ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है तो किस तरीके से होगा वो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एग्जम्प्ट हो जाता है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में हमने देखा था कि कैसे क्या उसका एग्जम्पशन का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। उस केस में 2 सिचुएशन आई थी, अगर जो ग्रेचुटी मिल रही है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर मिल रही है, वो पेमेंट एक्ट ग्रेचुटी एक्ट जो है 1972 वो उन एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल हो रहा है, तब तो अलग रूल्स थे, और नहीं हो रहा है तो अलग रूल हैं। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि जो एम्प्लॉय है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम ये मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ग्रेचुटी अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है। एग्जाम में आपके साथ भी सिचुएशन आ सकती है, तो अगर आप जो भी चीज मान रहे हो वैसे तो आप यही लेना कि ग्रेचुटी अधिनियम लागू नहीं हो रहा है, या फिर आप ऐसे भी लेते हो कि लागू हो रहा है तो आप ऐसी चीज स्पष्टतया अपने वर्किंग नोट में मेंशन कर दें। ये आपको ध्यान रखना है, वर्किंग नोट में जरूर मेंशन करना है कि आपने इस चीज में क्या माना है। कोई भी चीज क्लियर नहीं हो उसको वर्किंग नोट में आपको जरूर जरूर मेंशन करना है।
तो हमने इस क्वेश्चन में माना है कि जो एम्प्लॉय था अपना सतीश नाम से जो एम्प्लॉय था वो जिस फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 एप्लीकेबल नहीं होता है। उस केस में क्या था, आपने देखा था कि 3 हमें मॉनेटरी लिमिट दी गई थी, 3 अमाउंट कैलकुलेट करने थे, उन तीनों अमाउंट में सबसे लोअर अमाउंट होगा उतने अमाउंट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो 2 अमाउंट तो हमारे सिंपल से थे, जो एक्चुअल अमाउंट ग्रेच्युटी का मिल रहा है वो अमाउंट हो गया, और सेकंड अमाउंट कितना था हमारा मैक्सिमम हम लेके चल रहे थे कि 20 लाख से ज्यादा किसी को भी अगर ग्रेच्युटी में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और जो थर्ड अमाउंट था उसमें हमें थोड़ा सा देखना है, उसमें ये था कि सैलरी लास्ट ड्रॉन। यहाँ पे सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब था कि जो जब वो रिटायर हो रहा है उससे जस्ट पिछले के इमिडिएटली जो पहले के जो 10 मंथ्स हैं उनकी हमें एवरेज सैलरी लेनी थी, और उस सैलरी को लेके क्या करना था 15/30 यानी 1/2 भी उसको बोल सकते हैं, 1/2 करना था, उसको मल्टीप्लाई करना था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर उसमें मंथ्स आ रहे थे, फ्रैक्शन आ रहा था, उनको इग्नोर करना था अगर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो। यही इसी क्वेश्चन में किया गया है। इसमें निकाला गया है हाफ मंथ सैलरी ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने थे 19 ईयर्स एंड 10 मंथ उसने काम किया है, तो फ्रैक्शन जो 10 मंथ्स दे रखे हैं उनको इग्नोर करना है, सिंपली अपने को कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही लेना है। तो 19 ईयर्स उसने काम किया है। अब निकालेंगे हम जो 10 मंथ्स की जो है वो कितनी एवरेज मंथली सैलरी कितनी आ रही है। 10 मंथ्स की बेसिक सैलरी कितनी है, जैसे ऊपर देखा था अपने 8,000 पर मंथ उसको जब वो रिटायर हुआ था उसको सैलरी मिल रही थी। तो 10 मंथ्स के देखते हैं तो उसको 80,000 ये हो गया, और 80,000 का 30% क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस केस में जो सैलरी की जो बात की जा रही है उस सैलरी में बेसिक सैलरी ऐड होगी और डीए ऐड होगा। डीए तभी होगा जब वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी माना जा रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इसमें साफ साफ कहा गया है तो 30% जो डीए मिल रहा है बेसिक सैलरी का, उसका 60% ही केवल उसके फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट माना जाएगा, बाकी का नहीं माना जाएगा। तो हम केवल 60% वैल्यू ही लेंगे। तो हमारा डीए कितना हो गया, 80,000 का 30% हमारा डीए हो गया, और डी का केवल 60% ही यहाँ पे सैलरी का पार्ट माना जाएगा, सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो कितना इंक्लूड करेंगे 14,400। तो हमारी सैलरी कितनी हो गई 10 मंथ्स की 94,400। 94,400 10 मंथ्स के हो गए तो एक मंथ की कितनी हो जाएगी 9,044, सॉरी 9440। ये हमारी एक मंथ की 9,440 हमारी सैलरी हो गई। तो इसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारी सैलरी हो गई। 1/2 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसमें फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स को इग्नोर करना है। तो हमारी वैल्यू हो गई 89,680। तो इसमें तीनों में लोअर अमाउंट, सबसे लोअर अमाउंट हो गया हमारा 89,680। इतने का हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और बाकी का ग्रेच्युटी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। और जो एग्जेम्पशन मिलता है वो मिलता है सेक्शन 10 का सबसेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इतने का हमने एग्जेम्पशन दिया तो कितना अमाउंट टैक्सेबल हो गया अपना 90,320 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा, और वो एग्जेम्प्ट हो गया। अब बात आती है पेंशन की। अब पेंशन के लिए कहा गया अगर अनकम्यूटेड वैल्यू पेंशन है वो तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो उसने दिसंबर का पेंशन रिसीव कर लिया, जनवरी का पेंशन रिसीव कर लिया, और 1 फरवरी को जाके बोलता है मुझे तो कम्यूटेड वैल्यू पेंशन चाहिए, कम्यूटेड पेंशन चाहिए सीधा। तो 2 महीने की तो जो उसकी अनकम्यूटेड पेंशन है वो तो फुल्ली टैक्सेबल होगी ही होगी। 3,000 पर मंथ तो एंटाइटल था पेंशन के लिए, तो कितनी पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी 6,000, 3,000 इंटू 2 मंथ की पेंशन, ये तो फुली टैक्सेबल होगी ही होगी। अब बात आती है कम्यूटेड वैल्यू पेंशन की, कि कम्यूटेड वैल्यू पेंशन में कितना उसको पार्ट का एग्जेम्पशन मिलेगा और कितनी उसकी टैक्सेबल होगी, ये देखना है हमें। और साथ ही ये देखना है कि जो कम्यूटेड जो पेंशन मिला है वो कह रहा है फ्रॉम 1 फरवरी 2019 ही गोट 60% ऑफ हिज पेंशन, अपनी पेंशन का 60% ही कम्यूटेड पेंशन के रूप में ले रहा है, बाकी का 40% क्या होगा वो अनकम्यूटेड में जाएगा। अनकम्यूटेड पेंशन मान लीजिए उसको 8,000 मिल रहा है, तो उसने कह दिया 8,000 60% कितना होगा हमारा, वो तो मुझे अनकम्यूटेड मतलब लमसम पेमेंट कर दीजिए, और 40% आप मंथली पेमेंट ही करती रहिएगा। तो ये हमारा रूल ये कहता है जो भी अनकम्यूटेड पेंशन है वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। तो जो अनकम्यूटेड 3,000 जो मिल रहा था अपने को, उसका 40% अनकम्यूटेड हो गया और 60% हो गया कम्यूटेड। तो अनकम्यूटेड पार्ट जो होगा वो तो फुल्ली टैक्सेबल होगा ही होगा। फरवरी और जनवरी तक हमने ले लिया है, तो फरवरी और मार्च 2 महीने का और लेंगे, तो 3,000 का 40% होता है हमारा 2,400। ये तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे दोनों अमाउंट। अब निकालते हैं हम कम्यूटेड पेंशन में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। कम्यूटेड पेंशन मिली हमें 1,80,000,
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको ग्रेच्युटी मिल रही है। इस केस में क्या होता है, 1/3 एग्जम्पशन मिलेगा किसका, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। इसमें बोला गया है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। तो पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए एग्जम्पशन मिलेगा वो मिलेगा सेक्शन 10 का सब सेक्शन 10A में मिलेगा। इन्होंने कहा है कि 1,80,000 उसको मिल रहा है एज ए लमसम पेमेंट कम्यूटेड पेंशन के रूप में। और कम्यूटेड पेंशन ली कितनी है, 60% ऑफ इट पेंशन कम्यूटेड, 60% ही ले रहा है। तो मतलब जो 1,80,000 है वो हो गया 60% के लिए। तो हम 100% के लिए निकाल लेंगे, वो कैसे करेंगे, 1,80,000 है हमारा 60% के लिए, तो 100% के लिए 100/60 हो गया। और हमें एग्जम्पशन जो मिलती है वो मिलेगी 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन हमारी ये आ गई, इसका 1/3 जो होगा वो हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। एग्जम्पशन कितना मिलेगा हमें, 1,00,000 का, और 80,000 होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमारी सारी हमने जो वैल्यू टैक्सेबल होने वाली वो निकाल ली। बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगी, डीए टैक्सेबल होगा, और जो ग्रेच्युटी का कितना पार्ट टैक्सेबल होगा वो हमने कंप्यूट कर लिया है। साथ ही कम्यूटेड पेंशन तो अनकम्यूटेड पेंशन तो फुली टैक्सेबल होती है वो आ गया, और कम्यूटेड पेंशन का जो पार्ट टैक्सेबल होने वाला है वो ले लिया। और उसका टोटल क्या है, तो ये हमारी इसकी जो टोटल टैक्सेबल जो इनकम है अंडर द हेड सैलरी वो आ जाएगी, और ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रिट्रेचमेंट जो उसको कंपनसेशन मिलता है वो क्या होता है, वीआरएस के अंडर क्या क्या मिलता है, पीएफ वगैरह का पैसा क्या होता है, वो सभी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।